आज के शो में चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब इजलास में 20 इंक्वायरीज की मंजूरी। गुज़िश्ता 4 सालों में 1405 मुल्ज़िमान को सजाएं। गुज़िश्ता 4 सालों में 539 अरब रुपए की रिकवरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज बेनकाब में आपके सामने नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की, जो आज से कुछ देर कबल यानी कुछ आज ही के दिन हुआ और इस इजलास की सदारत चेयरमैन नैब ने की। इस इजलास में 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इन इंक्वायरीज पर पहले रोशनी डाल लेते हैं, इससे पहले कि कुछ अहम स्टोरी से बात करें। आज कौमी एहतसाब ब्यूरो के इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में जिन 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई, उसके अंदर एक इंक्वायरी साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद अशफाक खान के खिलाफ थी। इसी तरह एक इंक्वायरी कैसर रियाज चीमा, मोहम्मद अजहर, मलिक दीन, मोहम्मद नवाज खान के खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इसी तरह मेसेस नोवा सिटी डेवलपर्स के अहमद सईद, शाहनवाज यासीन के खिलाफ जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। जुनेद अफजल, आमिर सलीम खान, बिलाल बिन इसहाक, मोहम्मद अब्बास, कासिम शहजाद के खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इसी तरह मिस मारूफ वहीद मालिक और डायरेक्टर जॉइंट टेस्टिंग प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। नदीम इफ्तिखार, खुर्रम इफ्तिखार, शहजाद इफ्तिखार, मेसेस एमटेक्स लिमिटेड के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह शमा एक्सपोर्ट्स यानी मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं और इसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी हैं जिनके नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ आज ये इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। वकास अली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद जुनेद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स मेसर्स लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट SMC प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। मोहम्मद सदाकत नज़र अली खान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC के हवाले से रुमाना नासिर, शहाब अनवर, इन दो के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। मुजफ्फर अली शेख, गुलाम अकबर, शौकत हुसैन, डिप्टी रेंजर्स महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह जो गुलाम बुगटी, रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। नैब ने आज के इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में नैब ने कुछ स्टेटमेंट्स फिगर्स भी शेयर किए। बताया कि तकरीबन 1405 मुल्ज़िमान को पिछले 4 सालों में नैब ने सज़ा यानी एहतसाब अदालतों से सजाएं हुई हैं और 539 अरब रुपए बदनवान अनासर से अब तक बरामद हो चुके हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट सवालात आज इस प्रोग्राम में उठाएंगे। कल ही हमने देखा था कि एक स्विस सीक्रेट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट सामने आया था और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक बॉडी ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की इस डॉक्यूमेंट को लीक किया था। इस पे बताया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तानियों के भी तकरीबन 600 अकाउंट्स इसमें मौजूद हैं। 1400 पाकिस्तानियों के डोमिसाइल होल्डर्स हैं जिनके अकाउंट्स मौजूद हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 100 अरब डॉलर की रकम बताया गया कि स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स के अंदर मौजूद रही। पाकिस्तान के 600 अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान से पैसा किस तरह गया, इस पर हमने कल भी आपके सामने प्रोग्राम में सवाल उठाए थे। कुछ अहम नाम इसमें भी आए। इससे पहले पनामा लीक्स, उससे पहले उसके साथ हमने देखा पैराडाइज लीक्स, फिर पंडोरा बॉक्स, तो मुख्तलिफ लीक्स ही आती रही जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानियों के पैसे जाते रहे। और एक अंदेशा और एक खदशा ये है, जो मैंने अभी किताब मेरे सामने मौजूद है शब्बर जैदी साहब की, जो वो कहते हैं इस किताब के अंदर जो उन्होंने लिखी थी पनामा लीक्स जब आए थे, कि बहुत सा पैसा जो ये बाहर है मौजूद, इसमें बहुत मेजर पोर्शन जो पैसा हुआ है जो कि करप्शन का पैसा होता है और ये अनटैक्स पैसा होता है जो पाकिस्तान से चला जाता है, करप्शन का पैसा होता है जो वहाँ पर रख दिया जाता है। मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राजा साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो आज जो नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें कुछ इंक्वायरीज की मंजूरी हुई, आप इन इजलासों को कितनी अहमियत की नज़र से देखते हैं? आपको लगता है कि ये इंक्वायरीज जो अप्रूव होती हैं, क्योंकि बहुत से अहम सवालात हैं, नैब तो कहता है कुछ माह के अंदर इनको ये खत्म करनी होती है इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस, लेकिन ये तो चलती रहती है कई अरसे तक। कोई अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस, SOP देखने वाला कोई होता है या किस तरह चलता है ये मामला? राजा साहब। सफियान, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी सनसनी अंगेज इंकशाफात, तो नैब के इस जो EPM का रिजल्ट है इसमें कोई हमें सनसनी अंगेज चीजें नजर नहीं आई। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की चंद लोगों के कंपनीज के नाम आ गए और उसमें कहा गया कि जी ये अभी इंक्वायरीज होंगी, इंक्वायरीज के बाद फिर ये आदि खत्म हो जाएंगी, कुछ इन्वेस्टिगेशन की तरफ चली जाएंगी, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस बने ना बने,
देखिए, अगर सनसनीखेज लोग नई चीजें देखना चाहते हैं, लॉ प्रैक्टिकल चीजें देखना चाहते हैं, नैब की ईवीएम में अगर बताया जा रहा है 1400 मुल्जिमान को सजा हुई, तो नैब क्या ये बताएगा कि जी मेगा केसेस में कितने मुल्जिमान को सजा होगी? नैब क्या ये बताएगा कि जी जो इनकी सजाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक कितनी बरकरार रही? क्या नैब बताएगा कि इस 1400 में से कितनी प्ली बारगेन, जिसको सजा तस्वर किया जाता है, कन्विक्शन तस्वर किया जाता है, वो प्ली बारगेन के जुमरे में हुई? तो देखिए, अब इतना अरसा हो गया है, यही ईवीएम, यही ऑप्टिक्स, लोग नैब के अदारे पर आप बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो अवाम हो, उनका एतबार इसी हद तक रह गया है कि ये अपनी मर्जी मनमानी या निचले तबके के लोगों के लिए नैब करामत तो होगा, लेकिन इस मुल्क में जो अभी आपने जिक्र किया कि 100 अरब डॉलर्स पड़े हुए स्विस बैंक्स में और उसको अनर्थ किया है किसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी ने, क्या नैब इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं है जो अपने आप को कहती है दुनिया में हमारा मकाम है? तो फिर क्या ये इनका काम नहीं था कि इनके मुल्क से इतना पैसा जा रहा है, इनके मुल्क से अरबों डॉलर्स जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में या दीगर फॉरेन यूरिसडिक्शंस में, तो क्या आज तक हमें पता चला कि नैब ने भी कोई ऐसा केस? अच्छा राजा, मैं आपको बताऊं, ये जो शब्बर साहब की किताब थी मैं पढ़ रहा था, इसमें शब्बर साहब ने 2017 में लिखा था कि दैट पाकिस्तानी इज ओन ओवर 120 बिलियन डॉलर्स आउटसाइड पाकिस्तान, 120 बिलियन डॉलर्स। और फिर इसहाक डार साहब तो 200 अरब डॉलर क्लेम कर चुके थे। तो ये इजलास होते रहते हैं, इंक्वायरीज होती रहती है, शायद यही पैसा होता है कि जो बाहर चला जाता है, 200 अरब डॉलर, 120 अरब डॉलर कोई कह रहा है, और ये हम यहाँ एक 2 अरब डॉलर के लिए IMF से मांग रहे हैं, 500 मिलियन डॉलर के लिए पता नहीं कितनी शराइत हमें मंजूर करानी पड़ी हैं। तो ये इतना अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है हमारा, राय साहब। देखिए सफियान, अगर शब्बर जैदी को मालूम हो गया और नैब को नहीं मालूम हुआ कि इतने अरबों डॉलर, खरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मौजूद है। आपको याद होगा कि नैब के एक पुराने चेयरमैन थे फसीह इकबाल साहब, और उन्होंने कहा था कि 500 अरब की डेली यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है। तो ये तमाम पैसा, ये तमाम वो चीजें, ये कहाँ पे है? क्या ये नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर है? क्या नैब पटवारियों को पकड़ने के लिए या किसी प्राइवेट कंपनी के धोखाधड़ी या मेकअप का जो फिसला था कि जी उन्होंने मेकअप के जुमरे में इतना किसी ने मंगवा लिया, तो ये नैब का काम नहीं है। वेयर आर दोस मेगा केसेस? आप ही अपने प्रोग्राम में इतने अरसे से कर रहे हैं, आप बताइए कि आज तक किसी मेगा केस में कोई आपके सामने रिकवरी सामने आ चुकी है, कोई कन्विक्शन सामने आ चुकी है? आज के दिन में बताइए कि कितने कन वो जो कहते थे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, जिसमें हम कंसिडर करते हैं कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या सीनियर पॉलिटिशियंस, आप बताइए कि कौन है सलाखों के पीछे जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? कौन सा वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पॉलिटिशियन है जिसको जमानत नहीं मिल चुकी? तो अब कारकर्दगी का अगर पैमाना सिर्फ ये ईवीएम्स, इंक्वायरीज और ये रह गया है कि जनाब हमने इतने लोगों को सजाएं प्री बार्गेन करके दिलवा, तो ये चीजें नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि एक हमारे सामने नैब को क्लियर चार्ट देना चाहिए कि जिसमें पता लगे कि पॉलिटिशियन से इतनी रिकवरी होगी, ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर हैं उनसे इतनी रिकवरीज हो गई, इतनी हमारी कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही, और इस चीज का जो हमारा पैसा है, वो जो हार्ड कैश है, वो हमने इतनी रिकवरी की, और बाकी जो हमने मुख्तलिफ जुमरों में चाहे जमीनों के या किसी और के, उसमें इतनी रिकवरीज हुई, और साथ साथ ये कि जनाब नैब पे अब तक कितने अखराजात हो चुके हैं। तो ये तमाम चीजें जब इस शेप में कोई सामने आएंगी तो पता चलेगा। जब ये कहा जाएगा कि आप इसको इन कैमरा हम आपको आके बताते हैं कि ये कौन सी रिकवरीज है, ये जो इतने अरबों रुपए का किस्सा है ये कौन सा है, और हमें आज तक वो नहीं पता चला कि वो इन कैमरा भी बताया कि अच्छा राय साहब ये भी बताएं कि वो तमाम सवाल, राय साहब ये तो है बहुत आप दुरुस्त सवाल उठा रहे हैं कि ये सारी चीजें बतानी चाहिए, क्लैरिफिकेशंस और साथ साथ क्लासिफिकेशन भी कि किस तरह पैसा है क्या नहीं है। ये बताएं, ये जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है जिसका हमने जिक्र भी किया अभी, अब कितना मुश्किल हो गया है नई रेगुलेशंस और तमाम जो नए कावानीन है उनके तहत OECD दीगर हवाले से, और फिर ये भी कि जो बाहर पैसा चला जाता था, चले हवाला से आपने भेज दिया, अब तो वहां पर भी अगर दुबई में भी आप हैं तो आपको सोर्स ऑफ फंड बताना पड़ता है, वहां पे भी अकाउंट अगर दुबई है, कनाडा, किसी मुल्क के अंदर, तो कितना अगर आप पैसा बाहर भेज भी देते हैं लेकिन बाहर अपनी सोर्स ऑफ फंड, क्योंकि वहां भी KYC के प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग कर दिए बैंक्स ने, तो क्या अब मुमकिन है इन लोगों के लिए जो पैसा यहाँ पे करप्शन करते हैं वो बाहर भेज सकें, या ये दरवाजा बंद हो चुका है? राय साहब
नहीं, कतन ये दरवाजा बंद नहीं हुआ। बाहर आपको इल्म में है कि अगर यूएई जाता है तो वहां पे उन्होंने अकामा इसी पर्पस के लिए दिया होता है, जिसको हम बड़ा यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जी एक अकामे पे ये सब कुछ हो गया। वो अकामे का पर्पस ये होता है कि उसका जो आप शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कराने के पाबंद नहीं। अगर वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट कहेगी कि ये यूएई का इसके पास रेजिडेंट वीजा है, तो वो उसको यूएई पूछ सकता है। तो लूप होल्स अभी भी मौजूद है। हवाला हुंडी के में भी थोड़ी सी सख्ती हुई, लेकिन हवाला हुंडी में हमने कहाँ पे देखा पाकिस्तान में? आप बताइए, एफआईए ने कितने बड़े बड़े केसेस पकड़े थे? वो कराची से पकड़े थे, दूसरे पकड़े थे, किसी एक में कोई सजा हुई है? नहीं हुई। कहीं हमें नजर आया कि हवाला हुंडी के ये बड़ी फर्म्स, इस पे छापे मारे गए? शुरू में कोई एक दो ऑप्टिक्स आए, लेकिन नजर नहीं आए। तो ये बैरून मुल्क पैसा लेके जाना, कहीं हमने देखा कि खाली हवाला उल्टी नहीं होती, वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कभी मॉडल्स की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में अरबों डॉलर्स पकड़े जाते हैं। क्या हुआ उन केसों का जो पैसा बाहर जा रहा था? और बाहर की जो जुरिस्डिक्शन है, यूके है, अगर लंदन में आप देखें तो ठीक है, वो इसको बड़ा उन्होंने एक बनाया हुआ तो है कि जनाब हम आप चेक कर रहे हैं, लेकिन वही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, वही दीगर जुरिस्डिक्शंस हैं, यूएई है, स्विट्जरलैंड है। तो बात यह है कि आपने अभी तक तो उन गवर्नमेंट्स के साथ वो ट्रीटीज या वो कवानीन साइन ही नहीं किए। स्विस गवर्नमेंट कहती रही है आपकी हुकूमत को कि आपके लोगों का पैसा है, आप आइए और हमसे ये इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ शुरू करें, लेकिन इसाक डार साहब के जमाने में पार्लियामेंट में ये बातें सारी दबा दी गई हैं। तो अब बड़ा आसान सा तरीका है कि आप छोड़े पाकिस्तान की छोटी छोटी करप्शंस को। क्या आप रेलवे के डायरेक्टर को पकड़े हैं, या आप पकड़े हैं यूटिलिटी स्टोर्स के डायरेक्टर को? आप इस तरफ ले जाएं, और एक चाहिए कि नैब का एक पूरा विंग बन जाए जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन से पैसा वापस लाए। ये काम हुकूमत ने करने की कोशिश की और बनाया वो अपना कौन सा था वो सेल जिसको शहजाद अकबर साहब बुलाते थे, एसेट रिकवरीज। तो हमने क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो नैब ने अगर कारकर्दगी दिखानी है तो इस रिकवरीज की तरफ तवज्जो। बहुत शुक्रिया राजा साहब ने प्रोग्राम में, और बहुत आपने सही हाईलाइट किया कि शायद जो पैसा पाकिस्तान से बाहर चला गया, जो हम अंदाजों से सुनते रहते हैं कि 120 अरब डॉलर है, 200 अरब डॉलर है, कहीं सुनते हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और पैसा पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम से जाता रहा, यहाँ फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से हमारी हालत यह है कि हम पूरी दुनिया से कर्ज मांगते हैं, एड्स मांगते हैं, ग्रांट्स मांगते हैं, हम ऑयल डिफर्ड फैसिलिटीज़ मांगते हैं, उसके अलावा हम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से कर्जे मांगते हैं, और फिर हम उसी मुल्क में सुनते हैं कि इतने 100 अरब डॉलर यहाँ से चले गए, या वहाँ मौजूद हैं, या यहाँ मौजूद हैं। तो सुनकर चौंक जाते हैं। फिर ऐसे में नैब इजलास होते हैं, इंक्वायरीज अप्रूव होती हैं, और ये सिलसिला, ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। आफ्टर दिस ब्रेक कुछ और अहम सनसनीखेज कुछ रिपोर्ट एक आपके सामने रखेंगे, बेसिकली कि कितने लोगों ने सुबह सिंध के अंदर ब्यूरोक्रेट्स जिन पर इंक्वायरीज चल रही है, जो हमने हासिल की, इस ब्रेक में बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, इसमें अप्रूव होने वाली 20 इंक्वायरीज, इस पर गुफ्तगू हुई। लेकिन साथ साथ आपको एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते चले, नैब सिंध की बात करते चले, क्योंकि हालिया दिनों एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि सूबा सिंध में तकरीबन 600 के करीब ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग और रिटायर्ड, ऐसे हैं जिनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस मौजूद हैं। इन 600 ब्यूरोक्रेट्स में अगर बात की जाए तो ओवरऑल तकरीबन 108 ऐसे ट्रायल जो है मुख्तलिफ कोर्ट में, एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं। इसके अंदर साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सिद्दीक मेमन साहब भी शामिल हैं। इसके अंदर एक साबिक आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली साहब भी शामिल हैं। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो सूबे सिंध से तकरीबन 500 494 494 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो वॉलंटरी रिटर्न, यानी वॉलंटरी रिटर्न वो होता है जब शुरू में इंक्वायरी स्टार्ट होती है उसी वक्त वो पैसा वापस कर चुके हैं, लूटी हुई रकम वापस कर चुके हैं, रजाकाराना तौर पे वापस कर चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 41 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन या फिर जो रेफरेंस के बाद सजा होती है प्ली बार्गेन, वो इख्तियार किया रास्ता और पैसे लूटी हुई रकम वापस करी। मजमूई तौर पर अगर आपको बताएं, इन 494 ऑफिसर्स में से जिन्होंने वीआर किया, 310 ऑफिशियल्स जो हैं वो स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, यानी सब में ज्यादा जो डिपार्टमेंट 310 एहलकार हैं वो स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद तकरीबन 50 के करीब लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, 25 के करीब इरिगेशन के और 25 ही फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, 15 फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं,
और 15 वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं। तो ये मजमूई तौर पे सूबा सिंध से तकरीबन 500 लोगों ने जो वीआर किया है उसका ब्रेकअप भी मैंने आपके सामने रखा कि 310 एजुकेशन डिपार्टमेंट, 50 लोकल गवर्नमेंट, 25 इरिगेशन, 25 फूड डिपार्टमेंट, 15 फाइनेंस और 15 वर्क्स एंड सर्विसेज से जिन्होंने वीआर या वॉलंटरी रिटर्न का रास्ता इख्तियार किया। आसिम मुमताज साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब के और सीनियर माहिर कानूनी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, आप ये बताइए, जो यहाँ से अभी बात हो रही थी राजा आमिर साहब से भी, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर चला गया है उसके लिए क्या हो सकता है? हम रोज नई लीक सुनते हैं, ये केसेस चलते रहते हैं, रेफरेंसेस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पैसा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाते हैं। वो पैसा क्या गया या हम वापस ला सकते हैं कभी? आसिम साहब जी सुफियान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, एक बुनियादी जो एक कानूनी नुक्ता है वो ये कि क्या हमारे पास लीगल मैकेनिज्म ऐसा मौजूद है जिसके तहत हम पाकिस्तान से जो किसी भी क्राइम के तहत कोई रकम बाहर जाती है, जैसे डिफरेंट वाइट कॉलर जो क्रिमिनल लेकर जाते हैं, उस रकम को वापस जो है वो कैसे लाया जा सकता है। अब हमारे नैब कानून के अंदर भी एक प्रोविजन मौजूद है जिसे हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून कहते हैं। उसके तहत नैब के डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो MOU साइन है, मुआहदा जात हैं, जिनके तहत नैब जो है वो उनको इस्तदा करता है कि ये जो हमारा जो क्रिमिनल है और जो किसी भी शख्स के अगेंस्ट जहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके एहसास जात जो उनकी जो ऑफशूट्स ऑफ द क्राइम है वो आपके पास हैं, तो आप हमारे साथ मामलत करें। जैसे दुबई है, इसी तरीके से बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, और उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मुआहदे के तहत हमें जो है ये बिल्कुल रसाई है उन तमाम ममालिक में ऐसे जराइम की ऐसी अमाउंट तक जो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं। लेकिन ये इतना रोबस्ट नहीं है, अभी इतना इफेक्टिव नहीं है। कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जो हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारी कन्वेंशन या एग्रीमेंट्स इस कदर जो है मुअस्सर नहीं है, जिस वजह से हमें वहाँ दिक्कत पेश आती रही। और ये दूसरा बताइएगा आसिफ साहब कि नैब पे बड़ी तनकीद ये होती है कि नैब आखिरकार ये जो इंक्वायरी शुरू करता है, लोग जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली हाई प्रोफाइल केसेस में क्या किया है। चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट भी नाज़रीन आपको सुना देते हैं, कन्विक्शन के बारे में जो उन्होंने बात की है, फिर आसिम साहब का जवाब भी इस पे लेते हैं कि ये तनकीद कितनी जायज़ है कि जो मेगा केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहे। पहले सुनते हैं कि चेयरमैन नैब कन्विक्शन के बारे में क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। वो नैब के केसेस में कन्विक्शन, भाई आप जाकर जेलों में देखें तो सही कि कन्विक्शन है या नहीं। नैब ने तो अपने हवालात में तो लोगों को नहीं रखना। इन 4 सालों में 1194 लोग कन्विक्ट हुए, जिसमें उम्र कैद भी है, 10 साल कैद भी है, 14 साल कैद भी है, अरबों की जुर्माने हैं, लाखों के जुर्माने हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी ऐनक लगा के तनकीद निगार बैठते हैं कि उनको ये तमाम फिगर से नजर नहीं आती। अच्छा, नजर नहीं आती। अभी राजा आमिर अब्बास साहब भी कह रहे थे। आसिम साहब, आपको नजर आता है कि कन्विक्शन हो रही है, और खास तौर पे ऐसे किस्म में कन्विक्शन हो रही है जो जिसे कहा जाए कि छोटे मोटे क्राइम नहीं, जैसे कल भी आज भी जो बोर्ड इजलास में अप्रूव हुआ है साबिक डायरेक्टर रेलवे और इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोग कहते हैं हाई प्रोफाइल में क्या कन्विक्शन हुई, और वो उस तरफ नजर होती है। क्या नैब उसमें स्लो है? जी देखिए, इसमें ये बहुत खूबसूरत सवाल है। पहली बात तो जहाँ तक कन्विक्शन का सवाल है, देखिए नैब का जो कानून है वो बुनियादी जो आपके फौजदारी कवानीन हैं या क्रिमिनल लॉज हैं उससे इसका दायरा कार इंतहाई मुख्तलिफ है। जैसे आप डिफरेंट जो मर्डर क्राइम्स हैं, डकैतीज़ हैं, थेफ्ट्स हैं, रॉबरीज हैं, उसमें कन्विक्शन जो है वो सरेदस्त जब तक मुलजिम जो है वो जेल में नहीं जाता और उसको सज़ा नहीं होती तो आम आदमी की नज़र में उसे सज़ा समझा जाता है। नैब के कानून में सज़ा के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला तो ये कि जब कोई फुल फ्लेज ट्रायल हो और उसके बाद अदालत उसे एहतसाब अदालत उसे सज़ा सुनाए। दूसरा वो भी सज़ा है कि जब कोई शख्स नैब जो जिसके खिलाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे और उसके खिलाफ रेफरेंस जो है एहतसाब अदालत में आए और उसके दौरान अगर वो प्ली बार्गेन कर ले तो प्ली बार्गेन के नतीजे में वो अपनी लूटी हुई दौलत जो है वो वापस नैब को देता है और नैब आगे उन मुतासरीन में तकसीम करता है, और उस प्रोसेस के नतीजे में जो ऑर्डर जो है एहतसाब अदालत पास करती है उसे भी कानून में कन्विक्शन कहा जाता है। इस पे सेक्शन जो 15 है ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस वो बहुत वाज़ेह है। तो मैं समझता हूँ ये तासुर जो है आम आदमी की नज़र में कि कन्विक्शन रेशियो जो है वो नैब का कम है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल खिलाफ हक़ाइक़ और गलत है। नैब बिल्कुल इस बात पे जो है वो साबित कदम है कि हमेशा जितने भी लूटी हुई दौलत है आवाम की वापस लाई जाए। अब जहाँ तक मेगा करप्शन केसेस का आपका सवाल है, उसमें देखिए हमारे बुनियादी जो क्रिमिनल लॉ है उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज़ हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं।
अब लॉ के मुताबिक जब कोई रेफरेंस किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाता है तो उसको साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने तमाम तर गवाह और जो रिकॉर्ड है वो अदालत के सामने पेश करना है। उसकी लीगल जो है एस्पेक्ट्स भी अदालत ने देखने हैं। उस पर मुल्जमान का भी जो हक है कि वो जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं उन पर जिरा करें, और इस तमाम तर प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो एहतसाब अदालत जिस नतीजे पर पहुंचती है कि आया जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है टू होल्ड कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज या नहीं। अब ये प्रोसेस, क्योंकि जो मेगा करप्शन केसेस में आप देखें गवाहन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है, मुख्तलिफ इदारों से रिकॉर्ड मंगवाया जाता है और उसको कानून के तकाज़ों के मुताबिक साबित करने के लिए अदालत में उन गवाहन को आना पड़ता है। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि तातुल ज़रूर आवाम को नज़र आता है मेगा करप्शन केसेस में, लेकिन ये कहना कि कन्विक्शन नहीं है या नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ नहीं है। नैब जब भी कोई केस बनाता है वो हमेशा ठोस और जो है वो कानूनी सबूत शवाहिद के मुताबिक बनाता है, और वही जो है सबूत शवाहिद अदालत में पेश किए जाते हैं, तब जाके जो है उसका रेफरेंस जो है उसका जो ट्रायल है वो चलता है। आसिफ साहब ये भी फरमाइए, क्योंकि अभी हमने देखा ये सूरत हाल के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सूबा सिंध में तकरीबन 600 के करीब है जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे जिन्होंने कनाडा के अंदर, जिन्होंने दुबई के अंदर या जिन्होंने बहुत से दूसरे ममालिक के अंदर ना सिर्फ असासे बना लिए, जायदादें बना ली हैं, मुख्तलिफ लीग्स के अंदर और मुख्तलिफ ऑफशोर हेवन्स जब बेनकाब होती हैं तो उनके बारे में डिटेल सामने आती है कि फला बिजनेसमैन, और उसमें शायद टैक्स जो लीगली जस्टिफाइड तरीके से ये पैसा गया हो, लेकिन बहुत सा पैसा ऐसा होता है जिसके बारे में शुबा यही होता है कि वो अनटैक्स था, या फिर वो गलत सोर्सेस के जरिए पाकिस्तान से बाहर चला गया, या फिर वो करप्शन का पैसा था। तो ये आखिरकार अभी भी हम ये बात हो रही थी तो राय साहब कह रहे थे कि एक ऐसा विंग होना चाहिए नैब का जो बाहर से पैसे को लाने में मदद कर सके, जैसे एसेट रिकवरी यूनिट था, और नैब की एक अलग विंग होना चाहिए स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल रिकवरीज पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व की जरूरत भी है। और अंदाजों के मुताबिक इसहाक डार साहब ने $200 अरब की फिगर दी थी, साबिक चेयरमैन FBI की किताब में पढ़ा था, उन्होंने $120 अरब की फिगर दी थी कि पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। तो क्या इस तरफ काम होना चाहिए? जी यकीनन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये देखिए इसी पहलू को मद्देनजर रखते हुए आप देखिएगा ये भी जो है वो तारीख में मौजूद है कि नैब का चाइना के साथ भी MOU हुआ, और चेयरमैन साहब ने ही किया, जिसमें CPEC से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शफाफियत जो है उसको यकीनी बनाने के लिए चाइना ने नैब की जो परफॉर्मेंस है उस पर पूरा एतमाद करते हुए जो है वो MOU किया। बाकी FATF के आप देखें जितने भी स्ट्रिंजेंट जो रेगुलेशंस हैं उनकी भी जो फॉर्मेलिटीज हैं और उनकी जो कंप्लायंस है उसके लिए भी नैब को ही जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ताहाल भी आज के दिन में भी कुछ कवानीन जो हमारे हैं उनको उसमें मजीद जिद्दत लाई जाने की ज़रूरत है। बिलखसूस नैब के अंदर एक ऐसा विंग होना चाहिए जो इंटरनेशनल जो आपकी लाइज ऑन है डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, कि जो लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से बाहर जाती है उसको वापस लाने के लिए फॉरेन एजेंसीज के साथ लाइज ऑन किया जाना चाहिए। और इसमें यकीनन नैब जो है वो पहले भी हमेशा कोशिश जो है वो करता रहा है, और अब भी जो है इसमें जितना भी एक रिसर्च सेंटर नैब अभी बनाया गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, और जिद्दत की जगह देखिए सुफियान साहब हमेशा रहती है। और ये बिल्कुल मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि नैब के कानून में भी अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत से पहलू हैं जिन पे अगर मजीद जो है इस्तफसार किया जाए और तो उसमें जिद्दत आ सकती है। और ये जो अब अवाम की नज़र में एक वीक एस्पेक्ट लगता है शायद कि बाहर जो रकम चली जाती है लूटी वापस नहीं आ सकती, इसको मजीद जो है ताकतवर और मजीद काबिल मुअस्सर बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आसिम साहब प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद गुफ्तगू। सियासी लिहाज से भी जो दावा था बदउनवानी के खिलाफ इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो किस हद तक कामयाब हुआ? गुज़िश्ता 4 सालों में नैब तो कहता है कि उसने तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा रिकवर किए हैं और 1400 से ज़्यादा मुल्ज़मान को सजाएं दिलवाई हैं एहतसाब अदालतों से, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट की कामयाबी है, ये नैब की वैसे तो इंडिपेंडेंट इदारा कामयाबी है? ये सवाल उठाएंगे और जानेंगे क्या क्या ये क्रेडिट नैब को जाता है, चेयरमैन नैब को जाता है, या फिर ये हुकूमत को, उसके वज़रा को, वज़ीर आज़म को जाता है। ये अहम सवाल उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बारे में आपको बताया कि आज क्या क्या इंक्वायरीज नैब ने अप्रूव करी, फिर बहुत से क्रिटिकल सवाल एहतसाब के अमल के हवाले से हमने उठाए। लेकिन अब थोड़ी बात, क्योंकि मैंने जिक्र किया था आपके सामने एक रिपोर्ट हालिया दिनों पेश हुई थी जिसमें बताया गया था सिंध हाई कोर्ट को कि तकरीबन 500 के करीब ऐसे सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं
जिसमें से तकरीबन 310 तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रजाकाराना तौर पर लूटी हुई रकम वापस की थी। और इसी तरह मजमूई तौर पे 25 हैं जो फूड डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, 15 वर्क्स एंड सर्विसेज से, फाइनेंस से। मजमूई तौर पर ऐसे लोग हैं जो 500 के करीब जिन्होंने पैसे, और 600 के करीब ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, रेफरेंसेस चल रहे हैं। रिसेंटली नैब पिंडी ने एक छापा मारा था शहर कराची में, DMC कोरंगी के एक म्यूनसिपल कमिश्नर के घर पर, और वहां से वो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर एक केस में कि पेट्रोल वो खरीदते थे ओवर प्राइस के ऊपर, गलत फेक टेंडर्स बनाकर, एक ही कंपनी से अरबों करोड़ रुपए की इस वक्त खरीदारी होती थी, और फिर आपने देखा कि उनके असासों की तफसीलात सामने आई थी। तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए कैश, ज्वेलरी वहां से बरामद हुआ था। उससे पहले यहाँ पर लियाकत कायम खानी का केस हम देख चुके हैं, DMC पार्क जो रह चुके थे, उनके घर से जो उनके अरबों रुपए की बरामदगी हुई थी, लैविश लाइफस्टाइल था, उनके बाथरूम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देख के सब इस वक्त हिल गए थे। निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर सियासतदान हैं नून लीग के। इसके अलावा कराची की बड़ी एक सियासी शख्सियतें हैं, सालों से कराची की सियासत पर और कराची पर मसाइल पर नजर रखते हैं। निहाल साहब, क्योंकि ये तो यहाँ पर नैब या कोई भी इदारा आता है, एक छोटे से अफसर पे हाथ लगाता है, आपको भी अंदाजा है कितनी रिश्वत बाजार ये बढ़ क्यों गई है इस दौर में, क्या वजह क्या है? और नैब की कार्रवाइयां भी कुछ असर नहीं कर रही, और ऐसे ऐसे पैसे बरामद हो रहे हैं म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तरों से, घरों से, तो ऊपर वालों का क्या हाल होता होगा? निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने कराची के जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, और सिंध का भी बिलखुसूस कराची का, उसको देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि कराची के तरक्की के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं, वो कागजों में तो वो काम होता है, और अगर ग्राउंड पे कोई काम हो रहा होता है तो वो काम भी C ग्रेड का, E ग्रेड का, F ग्रेड का काम होता है। और यकीनन आप देखें, हमारे बाज़ महकमों में पहले होता था MB, जो इंजीनियर्स होते थे वो लिया करते थे 4%, 5%। अब तो जो अकाउंट्स क्लर्क है, जो चेक इशू करता है, वो कहता है हमारा भी 8% है। मैंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से, ये तो सियासतदान वैसे ही बदनाम है, ये जो सरकारी बाबू हैं, ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये जो अफसरान हैं, इन्होंने अपने हिस्से मख्तस किए, जैसे ये फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है कि इसके इतना हिस्सा है, टेंडर इशू करते वक्त इतना हिस्सा होगा, चेक इशू करते वक्त इतना होगा, आधे काम करने के बाद ये हिस्सा होगा। तो ये तो काम है नैब का भी, एंटी करप्शन का भी, और जो भी इस तरह के इदारे हैं कि वो 1-2 नहीं, अगर हजारों की तादाद में, और यकीनन ऐसे हजारों के तादाद में होंगे, कि उन सबको जा करके उनको, ये लूटा हुआ दौलत है हमारा, ये आज से नहीं, ये साल से होता रहे। और ऐसे लोगों को निशानी इबरत बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को मिसाली बनाना चाहिए, जो तालीम के मैदान में बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर्स नहीं है, बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, पंखे नहीं है, वो जो ब्लैक बोर्ड है वो नहीं है। तो फिर जो लोग तालीम पे डाका मारते हैं, ना सिर्फ उनको वो फैसिलिटी फराहम नहीं करते, इसी तरह आप वाटर बोर्ड को ले लें, इसी तरह आप सेवरेज को ले लें, पार्स को ले लें, रोड को ले लें। अगर कहीं पे रोड पे पैच वर्क हुआ भी है तो वो बराए नाम है, मगर सारे कागजात पे होते हैं, कागजों पे हो रहे होते हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी यकीनन आयद होती है। ये अगर कोई कहता है कि ये इसमें ले रहे, तो नहीं, एक बहुत मशहूर कहावत है यहाँ, ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो जो लोग दे के रिश्वत छूट जाते हैं उनसे भी पूछा जाए कि देखिए ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया, इसके काम कहाँ, और फिर ये जो घोस्ट एम्प्लॉय का एक सिलसिला है, और हर रोज नए एम्प्लॉय भर्ती, अगर 100 एम्प्लॉय भर्ती किया गया, उसमें से 30 काम पे आते हैं, 70 की तनख्वाह ये अपने घर लेके चले जाते हैं। इस पे भी बात पुरुष होना चाहिए कि कराची के पार्क के लिए वो जो माली अपॉइंट किए गए, लेकिन निहाल साहब ये बताएं कि ये दौरे हुकूमत में तो तवक्कात हमें ये थी ना कि एहतसाब का नारा है, एक तो लूटी हुई रकम वापस आएगी जो बाहर चली गई, इंकशाफ रोज हो रहे हैं कि कभी पैराडाइज लीक्स, पनामा लीक्स के बाद फिर पंडोरा बॉक्स, फिर स्विस लीक्स आ गई, स्विस सीक्रेट्स आ गई कि इतने अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, कोई कह रहा है इतने अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, वो बाहर चला गया पैसा, ना कोई बाहर से पैसा वापस आ रहा है, और ना मुल्क के अंदर जो मौजूद बदउनवानी है, जैसे आप मिसाल दे रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि कराची के अंदर आपको लाइसेंस बनवाने से लेकर, एक मकान का नक्शा पास कराने से लेकर, या फिर आपको मामूली से कोई काम से लेकर, आप बड़े बिल्डर हैं और आपको नक्शा पास कराना है, कोई काम बगैर पैसे के नहीं हो रहा, उस पैसे में इजाफा भी हो गया और पैसा देकर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर हालात बेहतर तो नहीं हुए, बदउनवानी भी वैसी की वैसी है, बल्कि बढ़ गई है, और बदउनवानी बढ़ भी गई है, काम रुक गया है, पैसे देकर भी काम नहीं हो रहा अब तो लोगों का।
देखिए, आपने जैसे अभी स्विस लीक्स और पैनामा लीक्स का जिक्र किया, एक नारा लगाया, इमरान खान साहब ने जाली काम किया सारा। आपने नारा लगाया सियासतदानों के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया और स्विस जो अभी आपने बताया, इसके हवाले से कहीं पर भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ का नाम नहीं, बल्कि क्लीन चिट दिया गया। वो तो बरतानिया से भी आगे जाकर के स्विस अकाउंट भी चेक कर रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं, स्पेन में भी देख रहे हैं और दुबई। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, इंटरनेशनली क्लियर हो गए। असल पकड़ने की जरूरत उन लोगों को जिनके अब नाम आए। क्या कितने लोगों को गिरफ्त में लिया गया? जो लोगों का नाम पैनामा लीक्स में 452 लोग आए थे, एक का भी नाम नहीं है। कितने लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की गई? एक के खिलाफ भी नहीं गई। जो इमरान खान की हुकूमत में जो लोग बैठे, जिन्होंने दवाइयों की कीमत बढ़ाई और उसको सबूत के तौर पे FIR इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा हाँ बढ़ाई गई है। जिन्होंने शुगर कमीशन ने जिनको निशानदेही की, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। जो पेट्रोलियम के मसनूआत में जो नदीम बाबर जैसे लोग आए तो उनका कुछ नहीं हुआ। जो अपना कोरोना के ऊपर हवाले से जो घपला किया गया, जो करप्शन, उसके हवाले से कुछ नहीं हुआ। तो इस मुल्क में सिर्फ नारा लगाया जा रहा है, अपने मुखालिफ सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे काम नहीं चलेगा। आप देखिए, आपके अपने जितनी करप्शन इस दौर में हुई है, माजी में कभी भी नहीं हुई है। और ये मैं नहीं, ये इंटरनेशनल इंडेक्स कहता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है करप्शन में। हमारे दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में तो करप्शन का खात्मा हो रहा था, नीचे ला रहे थे हम लोग। आज चूंकि गवर्नेंस अगर अच्छी हो, अगर नीयत अच्छी हो, अगर वजीर आजम ईमानदार हो, तो फिर नवाज शरीफ के दौर की तरफ तरक्की होता है। और अगर वजीर आजम या इमरान खान कहते थे बेईमान हो, तो नीचे भी करप्शन होती। तो आज आप खुद साबित कर देते हैं कि आपके दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। और आज भी जो वादे किए गया था कराची में कि जनाब हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर को 1100 और 1200 अरब देंगे, कुछ भी नहीं दिया गया। हाँ, इन्होंने अपने MNS को दिया जो गैर कानूनी काम किया है। आप जो MNA, उसका काम सड़कें बनाना नहीं होता है। MNA का काम होता है, सेनेटर का काम होता है, MPA का काम होता है कानून साजी करना। सड़कें बनाना बल्दियात का काम होता है, MNA का काम नहीं होता। लेकिन नियाज़ साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली लास्टली नियाज़ साहब ये बताएं, एक तरफ मतलब ऐसा माशरे में अब हम आ चुके हैं जहाँ पर एक तरफ ऐसे घर हैं जहाँ पे दो वक्त की रोटी नहीं है, और फिर जहाँ ऐसे भी घर आ रहे हैं जहाँ पे छापे मारो तो वहाँ से सोने जेवरात इतने नोट निकल रहे हैं कि नैब को मशीनें लेकर जानी पड़ रही है। बाकायदा जो काउंटिंग करती हैं वो काउंट करके बताती हैं कि इतने 12 करोड़ रुपए कैश है, 13 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो क्या रहा है इस माशरे में? किस तरह जा किस तरफ है मामला? हो ये रहा है कि नैब के अपने अफसरान के घर से भी, माजी में आपको याद नहीं, पिंडी में नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर में छापा मारा गया तो करोड़ रुपया निकला, फॉरेन करेंसी निकली, पाकिस्तान करेंसी निकले, जवरात निकले, प्राइस बॉन्ड निकले। घर के अंदर चोरी हो रही है जनाब, उन इदारों के अंदर चोर बैठे हुए। जब आप इदारों के अंदर सफाई करेंगे, जब हमें नजर आएगा कि ऊपर अच्छे लोग बैठे, तो उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आते हैं। मगर अगर हमें नजर आएगा कि ऊपर ही इंतकाम का शोले बने बैठे हुए, ऊपर ही लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाले बैठे, तो उसके नीचे असरात तो ऐसे आएंगे। जो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा निहाल हाशमी साहब, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन बात थी नाज़रीन, बड़ा जरूरी था बताना कि कराची में DMC कोरंगी के जो छापा मारा था नैब ने, वहां से रिकवरी हुई थी इतनी सारी रिसेंटली। तो क्या ये ट्रेंड ऊपर देखा जाए, जो छोटे लेवल के अफसरान है ऊपर देखा जाए, तो वह आखिरकार क्या हाल होगा जब नीचे इतना पैसा है? और फिर ये तो वो है, मुख्तार खैर के पास चले जाए तो उसके तो शायद जेबों में इतना पैसा पड़ा हुआ जो शहर कराची में। नैब के लिए बहुत से एवेन्यूज हैं, अगर यहाँ ढूंढा जाए करप्शन तो यहाँ से हर कोने में हर मुख्तार खैर के पास करोड़ रुपए की रिकवरीज होगी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।